हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ चल रही है उसी में आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी इसमें हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इसमें एक बार हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में क्या होती है, टू मेजर टाइप्स आते हैं सिक्योरिटी के। क्या क्या, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। और इसी में फिर आगे हम इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी को अचीव करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, के आज के मॉडर्न टाइम में न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट क्या क्या है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि इंडियाज सिक्योरिटी पॉलिसी, कि इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी है, वो कैसे अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर रहे हैं। ठीक है। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स। यानी हमेशा इंसानों को भी खतरा रहता है, देशों को भी खतरा रहता है, दूसरे देश से भी और अपने देश के भीतर होने वाली कुछ गतिविधियों से भी। ओनली दोज थिंग दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग इंटरेस्ट ऑफ द डिस्कशन एज अ सिक्योरिटी। तो कोर वैल्यूज क्या होती है यहाँ पे, कोर वैल्यूज हो जाएगी हमारी फ्रीडम। ठीक है। फिर हो जाएगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। एंड द लास्ट वन होगी क्या, सोवरेनिटी। ठीक है। तो ये होती है कोर वैल्यूज किसी भी देश की, कि फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी क्षेत्रीय अखंडता होनी चाहिए। ये ना हो कि कोई एक देश का टुकड़ा अलग होना चाह रहा है। अगला क्या है, सोवरेनिटी, के वो देश अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के जो डिसीजन होंगे वो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी थर्ड कंट्री ले सके। तो ये तीन वैल्यूज होती है कोर वैल्यूज। तो एक सिक्योरिटी का कंसेप्शन क्या है कि इन कोर वैल्यूज की प्रोटेक्शन करना ही सिक्योरिटी है। आगे क्या लिखा है कि सिक्योरिटी रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, यानी सिक्योरिटी एक वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें कोई खतरा ना हो। सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ईच सिस्टम एलिमेंट, यानी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, सिक्योरिटी सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, हर किसी की सिक्योरिटी में, हर किसी की सुरक्षा हमको मिलनी चाहिए, तभी हम एक एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और फ्री कंट्री की तरह रह सकते हैं। सिंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द सिस्टम एलिमेंट विल रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल सिस्टम। अगर कोई सा भी एक सिस्टम टूटता है, वेदर इट इज इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, अगर किसी एक भी सिस्टम का डिस्ट्रक्शन होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरी कंट्री का डिस्ट्रक्शन होना है। सिक्योरिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का एक ब्रॉडर कंसेप्ट भी आता है और नैरो कंसेप्ट भी आता है। ठीक है। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, नैरो कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी और एक होता है ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। इसको हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तब कवर कर लेंगे, बस हल्का समझ लेते हैं कि नैरो कंसेप्ट में क्या होता है, बस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पे हमें लाइफ तो प्रोटेक्ट करनी ही करनी है, बट अपने सिटीजन्स को हमें क्या देना है, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी देनी है, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी देनी है, उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी भी देनी है। यानी सिर्फ एक जीवन ही नहीं बचाना है, जीवन बचाने के साथ साथ उस लाइफ को एक सार्थक जीवन ही बनाना है। और वो कब बनेगा, यानी एक ऐसा जीवन जिसे जीने में मजा आए, हम ह्यूमन होने का फील कर सके। तो वो कब होगा, जब हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको हेल्थ अच्छी देंगे। हेल्थ अच्छा होगा तभी तो हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देंगे। तो जैसे हमने पढ़ा कि सिक्योरिटी को हम बेसिकली टू टाइप्स में डिफरेंशिएट करते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, आओ पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। इन द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी द मोस्ट सब्सटेंशियल डेंजर फॉर अ कंट्री इज फ्रॉम द मिलिट्री थ्रेट्स, यानी सेना से खतरा है कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या है कि मेन डेंजर किससे होता है, किसी दूसरे देश की आर्मी से, जब वो हमारे ऊपर अटैक करे। जैसे 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, तो वो भी एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 1965 में इंडो पाक वॉर होता है, 1971 में इंडिया पाक वॉर होता है जब बांग्लादेश क्रिएट होता है। तो ये सब क्या है, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल थ्रेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। द रूट कॉज ऑफ दिस डेंजर इज अदर कंट्री, यानी यहाँ पे मेन कॉज क्या है, मेन रूट कॉज क्या है डेंजर का, दूसरी कंट्री। बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन, यानी जो मिलिट्री के थ्रू हमको थ्रेट कर रही है, हमारी सिस्टम को एंडेंजर कर रही है। एंडेंजर द कोर वैल्यूज, लाइक क्या है कोर वैल्यूज जो हमने ऊपर पढ़ी थी, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है। फर्दर इट ऑल्सो एंडेंजर द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। भाई लाइफ तो ऑर्डिनरी सिटीजन की होगी ना, जब वोट जाएगा तो कोई ना कोई तो मरता ही है। सेना के लोग तो मरेंगे ही, उनकी तो डेथ होगी, बट आम जन को भी तो नुकसान होता है। तो अब इस पर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि भैया थ्रेट हो गया, तो टू रेस्पॉन्ड टू अ थ्रेट ऑफ वॉर द गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक ऑप्शन। तो फर्स्ट क्या है कि सरेंडर कर दो, अगर वॉर हो गया, नहीं भैया हम तो हार गए, हम सरेंडर कर रहे हैं, एक ऑप्शन तो है। दूसरा क्या है, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रोमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल, यानी दूसरी साइड हमारे पर क्यों हमला ना करे, इसलिए कि अगर उसने हमला करा
तो वो भी कोई सस्ते में निपटने वाली नहीं है, खर्चा उसका ही बहुत ज़्यादा होगा, नुकसान उसका ही बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये सामने वाले कंट्री को पता चल जाए तो वो जल्दी से दूसरी कंट्री पर अटैक नहीं करेंगे। अगला क्या है, टू डिफेंड इट सेल्फ वैन वॉर एक्चुअली ब्रेक आउट्स सो एज टू डिनाई अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू टर्न बैक टू डिफीट एंड अटैकिंग द फोर्सेज ऑल टुगेदर। तो क्या करना है, एक बार खतरा अटैक हो गया है तो फिर हमें भी काउंटर करना है, हमें भी जवाब देना है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स और इनको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या है, डिटरेंस। डिटरेंस क्या है कि हम अटैक होने ही नहीं आते। द सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग द वॉर, कि हम वॉर होने ही नहीं दे रहे, खतरे को टाल ही दे रहे, इज कॉल्ड डिटरेंस। अगला क्या है, डिफेंस। डिफेंस क्या है कि एक बार वॉर हो गया तो फिर उसको लड़ना है, हमें अपने जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फोर्सेज है, उसको भी यूज़ करना है फुल। द सिक्योरिटी पॉलिसी विच कंसर्न विद द लिमिटिंग और एंडिंग वॉर इज कॉल्ड डिफेंस, यानी लिमिट करना है, उसको कम पे रोक देना और नहीं तो फिर खत्म ही करना है। अगला क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, अगर रीजन में कोई 2 कंट्री हैं तो एक कंट्री ऐसी हो सकती है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, इकोनॉमिकली एडवांस है, जैसे चाइना। तो हमें क्या करना है, हमें उसे बैलेंस करना है कि हम भी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करें, अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट करें, साइंस एंड रिसर्च में डेवलपमेंट करें, अपने आर्म्स एंड एमुनेशन को और टेक्नोलॉजिकली हाई बना दें। इट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर कंट्रीज। अ बैलेंस ऑफ पावर कैन बी मेंटेन बाय बिल्डिंग अप द मिलिट्री पावर एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना है, फिर मिलिट्री पावर को बढ़ाना है और एंड में क्या करना है, मतलब साइमल्टेनियसली चलना है, अपनी टेक्नोलॉजिकल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। फोर्थ क्या, अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग क्या होता है कि किसी दूसरी बड़ी कंट्री के साथ हम गठबंधन कर ले, अलायंस कर ले, जैसे नाटो और वॉर्स होते। तो क्या करेंगे कि भैया हमारा तुम्हारे साथ अलायंस है, इफ समवन अटैक अस तो आप हमारे साथ आके वॉर लड़ोगे। तो उससे क्या होता है कि दूसरी कंट्री अटैक करने से डरेगी, भाई इसके साथ तो एक बड़ी कंट्री खड़ी है, अगर हमने इंडिया या किसी के ऊपर अटैक किया तो वो बड़ी कंट्री भी आगे करेगी अटैक हमारे ऊपर। तो अलायंस बिल्डिंग क्या है, एन अलायंस इज अ कोलिशन ऑफ स्टेट, कोलिशन यानी गठबंधन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, यानी वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और कॉमन थ्रेट को फाइट करेंगे। दीज अलायंसेज आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटी। ये याद रखना है कि ऐसे वर्बली नहीं चल रहे, रिटन ट्रीटीज के रूप में अलायंसेस साइन होते हैं। एंड आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु कॉन्स्टिट्यूट द थ्रेट, यानी यही पता होना चाहिए खतरा किससे है, ठीक है। अलायंसेज आर फॉर्म बाय द कंट्री टू इंक्रीज देयर पावर एज कंपेयर टू अनदर कंट्री। तो अलायंस क्यों बनाए जाते हैं कि मान लो कि जब 1971 में वॉर हुआ तो इंडिया ने किसके साथ अलायंस था, यूएसएसआर के साथ, और पाकिस्तान ने किसके साथ अलायंस था, यूएसए के साथ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गठबंधन कर लेना। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। अलायंस आर फॉर्म्ड ऑन अ नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन बी चेंज व्हेन द नेशनल इंटरेस्ट चेंज। तो क्या कह रहे हैं कि अलायंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं कि नेता का मन कर रहा है तो कर लिया, नहीं, नेशनल इंटरेस्ट को मेन फोकस में रखा जाता है कि आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट अगर किसी और के साथ अलायंस करने में तो हम कर लेंगे, आने वाले 10-15 सालों में अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट किसी और कंट्री के साथ अलायंस फॉर्मेशन को परमिट करता है तो हम अपना अलायंस चेंज भी कर लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मरते और जीते दम तक हम एक ही के साथ रहने वाले, नहीं, नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भैया ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। अब हमने ऊपर तो पढ़ लिया ना कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या क्या फैक्टर है, डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस। ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम कोऑपरेशन, यानी बहुत सारी कंट्री आपस में कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कोऑपरेशन इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल, यानी अगर हम कोऑपरेट करें तो हम वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं। दीज लिमिट्स रिलेट बोथ टू द एंड एंड द मीन्स ऑफ वॉर, यानी कि कैसे वॉर स्टार्ट हो रहा है, कैसे वो खत्म हो रहा है, इसमें वो मैटर करता है कि अगर हम आपस में कंट्रीज कोऑपरेट करें पूरे वर्ल्ड में तो जल्दी से कोई फाइट होगी नहीं, होगी तो वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेगी। कंट्रीज हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट दे शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन, यानी ऐसे नहीं कि मन कर रहा है तो वॉर कर लेना, अगर कुछ सही लग रहा है या हमारे कोर वैल्यूज़ पे ज़्यादा ही अटैक हो रहा है तब तो हम वॉर करें, अदरवाइज चिटपुट बातों पे हम वॉर नहीं करेंगे। ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन, ओनली सच एज क्या कि सेल्फ डिफेंस के लिए और प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम द जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, जब एक साथ लार्ज स्केल पे लोगों को मार दिया जाए उसे जेनोसाइड बोलते हैं। तो क्या क्या है, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी शुड इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट दिस, यानी कोऑपरेशन की कितनी फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं, मेनली 3। फर्स्ट क्या है, डिसआर्मामेंट, सेकंड क्या है, आर्म्स कंट्रोल, और थर्ड क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तो ये कोऑपरेशन है 3 तरह के, ठीक है। तो डिसआर्मामेंट क्या है कि डिसआर्मामेंट एक वो पॉलिसी है जिसमें हमें सारे आर्म्स एंड एमुनेशन को छोड़ ही देना है। बट जब ये पॉलिसी आई तो जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूएसआर उनको लगा यार नहीं नहीं छोड़ना तो नहीं है, थोड़ा तो करना रखने पड़ेंगे, तो उसी के लिए फिर डिसआर्मामेंट की जगह क्या लेके आए, आर्म्स कंट्रोल। तो आप पहले एक बार डिसआर्मामेंट को पढ़ लेते हैं।
Disarmament require all state to give up certain weapon like 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, तो इसमें जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स थे वो सारे सबमिट करने हैं, एंड द 1992 केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी इसमें न्यूक्लियर वेपन भी छोड़ देना है। बैन द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन, ना तो इनको हम प्रोड्यूस करेंगे ना इनको हम पोजेस करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे। बोथ द कन्वेंशन इंक्लूड द ग्रेट पावर बट द सुपर पावर लाइक यूएसए एंड यूएसआर डिड नॉट वांट टू गिव अप द केमिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कौन सा? न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ना चाह रहे थे वो, तो उन्होंने क्या करा कि ये पॉलिसी बेकार है, डिसआर्मामेंट वाली पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करते हैं भाई, कोऑपरेशन के लिए हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे कि जिसके पास है वो रखे, बस बाकी कोई नहीं बनाएगा। इसको आगे हम पढ़ेंगे, इसमें एक एनपीटी ट्रीटी आती है, वो समटाइम्स एग्जाम में भी आ जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सुपर पावर्स थे लाइक यूएसए एंड यूएसआर, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी ट्रीटी लेके आएंगे। सो दे परस्यू द पॉलिसी ऑफ आर्म्स कंट्रोल। अब क्या है आर्म्स कंट्रोल? आर्म कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्म्स कंट्रोल क्या करेगा कि कितने मैंने एक्वायर किए हुए हैं उनके नंबर लिमिट कर देगा और फर्दर डेवलपमेंट में बैन लगा देगा कि अब एक बार बन गए ना, जिसके पास है, बाकियों के पास नहीं बनेंगे, कोई नहीं बनाएगा फिर वो। तो क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ऑफ 1972 ट्राइड टू स्टॉप द यूएसए एंड यूएसआर फ्रॉम यूजिंग द बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? एक जगह से गिरी और टारगेट सेट है, वहाँ पे रखे डंप हो जाएगी, गिर जाएगी। एज अ डिफेंस शील्ड टू लॉन्च द न्यूक्लियर अटैक, इट स्टॉप द बोथ कंट्रीज टू फॉर्म अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द डिफेंस सिस्टम। तो इसने क्या करा कि भैया नहीं ज़्यादा मत बनाओ, जितने बने हुए वही बहुत है। द यूएसए एंड यूएसआर साइंड अ नंबर ऑफ अदर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इंक्लूडिंग, तो इनके क्या याद होने चाहिए? इनके आपको डेट याद होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा याद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनपीटी को हम पढ़ेंगे एक बार। तो सबसे पहले क्या है? सोल्ट। सोल्ट कब आई? 1972 में। क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। अगला क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी उनको रिड्यूस करना है, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर में है तो उनका नंबर रिड्यूस करना है। कब आई? 1991 में और 2010 में फिर आई है। अगला क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी, तो ये ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। एनपीटी क्या कहती है कि भैया जिनके पास वेपन है, इसने एक कट ऑफ डेट सेट कर दी है कि 1967 से पहले जिसने न्यूक्लियर वेपन बना लिए उसके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, बाकी और किसी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दिया जाएगा, ना ही हम उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो एनपीटी वाज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विच रेगुलेट द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दोज कंट्री दैट हैड टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन, ये कट ऑफ डेट याद होनी चाहिए, बिफोर 1967 वर अलाउड टू कीप देयर वेपन, यानी जिन्होंने 1967 से पहले बना लिया है, टेस्ट कर लिया, उनको तो परमिशन है कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन रखो, बट उसके बाद किसी और कंट्री को नहीं है ना बनाने की ना टेस्ट करने की। एंड दोज दैट हैड नॉट डन सो वर गिव अप द देयर राइट्स टू एक्वायर देम, यानी जिन्होंने अब तक नहीं करा है उनके पास कोई राइट नहीं है। द एनपीटी डिड नॉट अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इसने अबोलिश नहीं करा, बस लिमिट करा है, कंट्रोल करा है। रेदर इट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट कुड हैव दैट, बट इंडिया ने कभी एनपीटी साइन की नहीं, उन्होंने कहा डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करती है। और इंडिया का मेन मोटिव क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का? वो तो कहते हैं हम तो पीसफुल टेक्नोलॉजी डेवलप करें। जब आगे हम इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे तो उसमें इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। थर्ड कोऑपरेशन का तरीका क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में क्या होता है कि हम अपने दूसरे जो हमारे पार्टनर है, जो हमारे दूसरे देश है, उनके साथ हम अपनी आर्मी की चीज़ें शेयर करें, हम बताएं कि भैया हम ये चीज़ बना रहे हैं तो इसलिए बना रहे हैं, हम उनके साथ अपने प्लान शेयर करें, जिससे क्या ना हो कि उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि भैया ये तो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई अटैक वटैक की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एक्सेप्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। इट इज अ प्रोसेस इन विच कंट्री शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन विद देयर राइवल्स सच एज द मिलिट्री इंटेंशन, देयर प्लान्स, काइंड ऑफ फोर्सेज दे पजेस एंड देयर डिप्लॉयमेंट। तो इससे क्या होगा? ट्रस्ट बिल्डअप होगा। मेन कोज क्या हो जाता है समटाइम वॉर का कि ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, ट्रस्ट की भरोसा ही नहीं है तो फिर युद्ध वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। It can be said that confidence building is a process designed to ensure that rival do not go to war through the misunderstanding and misperception, कि बस गलत फहमी में ही वोट ना हो जाए। फोर्स इज बोथ द प्रिंसिपल, ये तो याद रखना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि फोर्स इज द प्रिंसिपल थ्रेट, यानी खतरा भी फोर्स से ही है, एंड द प्रिंसिपल मीन्स, यानी बचने का तरीका भी फोर्स ही है। प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी इन द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब हम क्या पढ़ेंगे? नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो जैसे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में क्या था? मेन प्रोटेक्शन हमें किसी करनी थी? कोर वैल्यूज की करनी थी। तो ऐसे ही नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में मेन प्रोटेक्शन किसकी आ जाती है? मेन फोकस हमारा किस पे होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी पे। तो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी गो बियॉन्ड मिलिट्री थ्रेट्स एंड इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट अफेक्टिंग द कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब ये कोई पैंडेमिक भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है, जैसे कोरोना आई थी। कोरोना एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, जैसे पोवर्टी हो जाना, ग्लोबल माइग्रेशन हो जाना, टेररिज्म हो जाना। So it focuses on the human security and global security, which are also different type of security. तो human security क्या है? It refers to the protection of people
मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट, यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम स्टेट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट सेफ रहेगा तो पीपल सेफ रहेंगे, नहीं। और नॉन ट्रेडिशनल की ह्यूमन सिक्योरिटी कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, नहीं भैया लोग अगर सेफ रहेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली सेफ रहेगा। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में मेन फोकस किस पे हो जा रहा है, इंसानों पे। हेयर सिक्योर स्टेट डजंट मीन सिक्योर पीपल, मोर पीपल हैव बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट रेदर देन बाय द फॉरेन आर्मी इन द लास्ट 100 ईयर। क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिक्योर स्टेट का मतलब पीपल भी सिक्योर है। पिछले 100 सालों का अगर हम इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसमें क्या हुआ है कि खुद की देश की सरकारों ने ही लोग अपने लोगों को मारा, अपने नागरिकों को मारा। अगर हम अथॉरिटेरियन रेजिम के बारे में देखें तो यही सिस्टम हुआ है। द प्रोपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी हेल्ड देयर प्राइमरी गोल एज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम वायलेंट थ्रेट, यानी इसका मेन टारगेट क्या है कि लोगों को वायलेंट थ्रेट से बचाना है। विच कॉन्स्टिट्यूट द नैरो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, नैरो कंसेप्ट हमने बताया था ना कि सिर्फ जान ही बचानी है। ब्रॉडर कंसेप्ट क्या होता है कि जान तो बचानी है पर उन्हें काम भी देना है। तो आ जाओ, प्रोपोनेंट्स ऑफ ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या कहते हैं, हेल्ड दैट मोर पीपल आर किल्ड ड्यू टू हंगर, यानी भुखमरी से मर गए, बीमारियों से मर गए, एंड नेचुरल कैलेमिटी से मर गए। तो ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है कि सिर्फ उन्हें जिंदा ही नहीं रखना है, उन्हें बाकी चीज़ों से बचाना भी है, बीमारियों से ही बचाना है, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देनी है, उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देनी है। Thus, human security agenda also encompasses economic security and threat to the human dignity. आगे क्या है, ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी क्या था, आइडिया केम अप इन द 1990 इन द रेस्पॉन्स ऑफ द ग्लोबल नेचर ऑफ थ्रेट लाइक ग्लोबल वार्मिंग। अब भाई ग्लोबल वार्मिंग को एक इंडिविजुअल कंट्री तो कर नहीं रही है, ओके हम किसको ब्लेम कर देंगे, आपने करा आपने करा। तो ये ऐसी चीज़ है जो सबके कलेक्टिव एक्शन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इंटरनेशनल टेररिज्म एंड द हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड बर्ड फ्लू आर द ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स। These problems cannot be resolved by a single country, यानी कोई एक कंट्री इनको रिजोल्व नहीं कर सकती है। Rather a comprehensive effort of all the countries required to deal with such issues, यानी सब कंट्री एक साथ आएंगे तभी हम इससे डील कर सकते हैं। Since these problems are global in nature and international cooperation is essential. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, जैसे हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को समझा था, ऐसे ही नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन क्यों जरूरी है भैया। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में तो कोऑपरेशन और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे थ्रेट से फाइट कर रहे हैं जहाँ पे ना तो वो किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की वजह से हो रहे हैं और ना ही कोई एक इंडिविजुअल कंट्री उनको सोल्व कर सकती है, ठीक है। तो डीलिंग विद द सर्टेन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रेदर देन द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। हम मान लो कि ग्लोबल माइग्रेशन हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है, तो वहाँ पे मिलिट्री एक्शन से कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करें। उसके लिए तो हमें एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके बातों को डिस्कस करना पड़ेगा ना, ये डील करनी पड़ेगी, एक पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए कोऑपरेशन ही तो ज़रूरी है, या हम मिलिट्री एक्शन कर दें, ठीक है। मिलिट्री एक्शन से वो चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। मिलिट्री फोर्सेज में हेल्प इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म और इन रीइंफोर्सिंग ह्यूमन राइट बट इज ऑफ नो यूज इन कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, यानी हम मिलिट्री फोर्सेज को पॉवर्टी में थोड़ी यूज कर सकते हैं। मैनेज माइग्रेशन, रेफ्यूजी मूवमेंट और कंट्रोल एपिडेमिक्स। दस मिलिट्री फोर्सेज वुड ओनली मेक मैटर वर्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मिलिट्री एक्शन और इनको बेकारी कर देंगे सही करने के बजाय, ठीक है। इट बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिवाइज अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोऑपरेशन। द कोऑपरेशन में भी बायलेटरल भी हो सकता है, यानी दो देशों के बीच में भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है कि एक रीजन की कंट्रीज करें, कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल भी हो सकता है। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्सेज एट द लास्ट रिजोर्ट, यानी फाइनली जब कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तब हम आर्मी को सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। टू डील विद द गवर्नमेंट दैट किल देयर ओन पीपल और इग्नोर द मिसरी ऑफ देयर पॉपुलेशन, द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ द फोर्स। अगर कोई देश अपने देश के लोगों को मार रहा है तब तो हम मिलिट्री यूज कर सकते हैं, फोर्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट क्या है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है टेररिज्म, थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे भी हो सकता है, इकोनॉमिक सोशल कैसे भी हो सकता है, एंड में क्या है ग्लोबल पॉवर्टी। तो देयर कुड बी 3 ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ टेररिज्म। क्या है, अ सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर ऑफन वायलेंट स्पेशली एज अ मीन्स ऑफ कोर्जन। कोर्जन माने लोगों की फीलिंग्स को दबाना, उनकी डिमांड्स को दबाना। These are violent acts which are intended to create fear as perpetrated as a religious, political or ideological goal and deliberately target or disregard the safety of the non-combatant civilians, यानी civilians को ज़्यादा टारगेट करते हैं। Terrorism is defined as the act of unlawful violence or the war। अगला क्या है, थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या आता है, पॉलिटिकल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, लोगों को बोलने का ही मौका ना दिया जाए, इकट्ठा होने का मौका ना दिया जाए। इकोनॉमिक और सोशल राइट के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है कि वो नया काम नहीं कर सकते, वो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं वही करेंगे। द राइट ऑफ कॉलोनाइज पीपल ऑफ इथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज, ये क्या कह रहे हैं कि ये भी एक थ्रेट है कि इंडिजिनस लोगों के राइट्स को हम ज़्यादा फोकस करते नहीं हैं। ग्लोबल पॉवर्टी क्या कहती है, ग्लोबल पॉवर्टी सिग्निफाई अ कंडीशन अवेलेबल इन द स्टेट रेंजिंग फ्रॉम लो इनकम टू अ लेस इकोनॉमिक ग्रोथ। It is another source of insecurity for the people. Half of the world population occur only in the 6 countries, और 6 कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया।
while the population of the poorer nation are expected to triple in the next 50 year and the population of the rich country will experience a decrease। ये कह रहे हैं कि जो एक गरीब देश है इनकी जनसंख्या और बढ़ जाने वाली है, तो पॉवर्टी और हो जाएगी और अमीर देश और अमीर हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन का इशू क्रिएट हो जाएगा और वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के उभरेगा। लास्ट टॉपिक क्या है कि इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। तो इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में 4 पॉइंट याद रखने कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस वेदर इट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि हमारे देश में इंटरनल चैलेंजेस भी है लाइक नक्सलिज्म को लेके, और क्या करना है, सेसेसिस्ट मूवमेंट भी होते हैं। और फोर्थ क्या है कि डेवलपिंग इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। तो ये छोटा चैप्टर था और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये वाला जो इंडिया सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके नोट्स को एक बार रिवाइज करें, ये आपको डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक मिल जाएगा और जल्दी हम इनके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।